हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अ वंडरफुल फेस्टिवल विद योर फैमिली एंड इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड होपफुली ये आपको मोमेंटम भी प्रोवाइड करता है जो कि रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया। नाउ दैट वी स्टडीड कौटिल्य इन डेप्थ एंड पहले भी जब हम मैकियावेली की बात कर रहे थे वी हैड ड्रॉन अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस बिटवीन मैकियावेली एंड कौटिल्य, राइट। मोर ऑफन देन नॉट ये बात की जाती है that if there is a realist proponent of philosophy in the Indian political thought, it is Kautilya. And the kind of shrewdness, the kind of practicality, the kind of hard realism जो कि Kautilyan statecraft and diplomacy and foreign policy में देखा जाता है, that was reflected in the work of Machiavelli and especially his prince, right? तो जब हम Machiavelli की shrewdness की बात करते हैं, it's basically the prince which we are talking of, ठीक है, उनका seminal work which most people are aware of, ठीक है। He obviously wrote a lot of other works but it is the prince because of its shrewdness, its sheer sense of कि आपका प्रिंस कुछ भी कर सकता है in the name of the state, right? It is because of that reason that it captured such a wide audience, ठीक है। And because Indian political thought for the largest part neglected रहा, उतनी ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं आया जितना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आया है। कौटिल्य इवन दो ही केम मच बिफोर मैकियावेली, उनका थॉट जो है काफी देर तक इग्नोर्ड रहा, ठीक है। मैकियावेली जो है बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा कंपेयर किए गए हैं। वेबर ने इनको कंपेयर किया है, नेहरू ने इनको कंपेयर किया है, राइट। नेहरू ने, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य को कोट किया और उन्होंने बोला इफ देयर इज one Machiavellian figure that we have, that is Kautilya. In fact, Weber जो है goes as far as to say that if you want to see true Machiavellianism, it's not present in Machiavelli but in fact in Kautilya, right? So he says Kautilya is even one step ahead of Machiavelli, ठीक है। अब Machiavelli was someone who obviously emerged during the Renaissance period in the Italian city state of फ्लोरेंस, ठीक है। तो उनको माना जाता है, जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉल थॉट में भी बात की थी, ही मे बी रिगार्डेड एज अ प्रोटो मॉडर्निस्ट थिंकर, राइट, दैट ही वाज राइट देयर एट द कस्प ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। एंड ही वाज द वन हु वाज टू पुल Western political thought out of the dark ages into modern day, and वहां से जो है आगे चल के फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो है पूरी थ्योरी को लेके जाएंगे, राइट। एंड यही रेनेसां का जो इन्फ्लुएंस था, राइट, यही जो एक रिलीजन की करप्टिबिलिटी को विटनेस किया था, उसी के बेसिस पे जो है आपके मैकियावेली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे रखी थी, विच वॉज हैविंग अ रियलिस्ट व्यू टूवर्ड्स स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अब हमने, जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉल थॉट में पहले भी किया था, फॉर थिंकर्स लाइक प्लेटो, फॉर थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, ethics were deeply ingrained in politics. Politics had no meaning without ethics. तो ethics जो है वो something that were a constant guide, constant light to politics, कि कोई भी politicians, leaders कोई भी थे, ethical conduct was something that was to be very very important to them. यही medieval ages के अंदर when we read about people like Augustine, Saint Aquinas, religion came to acquire a very prominent role, ठीक है। especially जब divine right की बात हुई and जब church की जो है एक इतनी important position आ गई that it was leading to a tug of war between kings and the church for the temporal power, एक तरह से religion का जो एक manifestation था on politics वो और भी ज्यादा strengthen होता जा रहा था। So Machiavelli comes at a point of time when he says no, पॉलिटिक्स नीड्स इट्स ओन ऑटोनॉमस स्फेयर ऑफ फंक्शनिंग। इसके अंदर ना एथिक्स की इंटरफेरेंस होगी, इसके अंदर ना रिलीजन की इंटरफेरेंस होगी, इन दोनों चीजों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाएगा, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट बिकेम द फाउंडेशंस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड स्टेट, राइट। और इसीलिए मैकियावेली की इंपॉर्टेंस जो है फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हमने इनफैक्ट मैकियावेली पढ़ते हुए ही किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी जहां पे वी सेड मैकियावेली इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो उसी तरह से यही सेम स्टेटमेंट जो है कौटिल्य पे भी बहुत एप्टली फिट बैठती है। नाउ कौटिल्य, like we've studied in the introduction, came up at a point wherein he was a scholar at Taxila. He'd been slighted by the Nandas and he wanted to get
revenge. So what does he do? He helps a very ambitious person like Chandragupta Maurya gather power, defeat the Nandas and make a huge Mauryan empire, and then also learn all about various tactics of governance and statecraft ताकि उनका empire जो है अच्छे से flourish करता रहे. और इसीलिए माना जाता है कि दोनों ही कौटिल्य और मैकियावेली जो है अपनी एज, अपनी सेटिंग, द प्लेस दैट दे वर, द सर्कमस्टांसेस दैट सराउंडेड देम, उसको इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिस्पेक्टिव कामों में. ठीक है. कौटिल्य के अब जो अर्थशास्त्र है, वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज सीन एज वन ऑफ द फ्यू टेक्स्ट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया व्हिच वाज सेक्युलर इन इट्स कंटेंट. Now we've done कि हाँ कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में along with दंड नीति, धर्म नीति की बात की है. However, ये धर्म नीति जो है wasn't all encompassing, कि सिर्फ वही चीज नहीं थी जो कि हर चीज को ओवरवेल्म कर रही थी. दंड नीति was seen as extremely important. shrewd politics was seen as extremely important. अगर किंग ने अपनी जॉब को अच्छी तरह से करना है और अगर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को आपने प्रिजर्व करके रखना है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर व्हिच वाज लेडन बाय सेक्रेड टेक्स्ट्स, यू हैव अ सेक्युलर टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अर्थशास्त्र जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी जैसी चीजों की जो है चर्चा करती है एंड उन पे फोकस करती है. तो इसीलिए ये एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हो जाता है मैकियावेली के साथ, who again was someone who tried to separate his ethics from politics and wanted to create an autonomous sphere of functioning of politics. Secondly, दोनों ही कौटिल्य एंड मैकियावेली की जो है काफी पेसिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर की तरफ. They both consider men to be selfish, egoistic and given to extreme fickle mindedness. ठीक है. बहुत वो ये fickle mindedness तो दोनों मैकियावेली ने भी बहुत इन डेप्थ इसके एनालिसिस किया है. When he tells your prince, when we did that famous statement that he says that it is better to be feared than loved, right? And why is it better to be feared than loved? Because लोगों का पता नहीं है, जनता का पता नहीं है. इतना fickle minded होता है मनुष्य कि आज वो तुमको प्यार करता है, आज he sees you as such a great leader, a leader that he wants to really pursue, a leader that he wants to follow, and अगले दिन पता नहीं that something might turn against you and suddenly the entire audience might be after your blood, right? तो यही fickle mindedness की बात जो है कौटिल्य ने भी की है. हमने करप्शन के उनके एनालिसिस में इन डेप्थ देखा किस तरह से मनुष्य पीपल कांट रियली स्टैंड ट्रू टू वन फॉर्म ऑफ नेचर एंड दे कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली उनके टेम्परामेंट में, उनके बिहेवियर में जो है ये चेंजेस आते रहते हैं. Another point of comparison between Machiavelli and Kautilya comes in the form of that both of their books, The Prince as well as the Arthashastra, are regarded as what is called, जिसकी हम बोलते हैं, हम कहते हैं इनको, दे आर टेक्स्ट बुक्स फॉर किंग्स. इसका मतलब क्या है? हम लोग की कुंजी होती है ना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो ये कहते हैं ये ऐसी कुंजियां हैं रूलर्स को सिखाने के लिए कि आखिरकार रूल कैसे करते हैं, हाउ टू बी गुड रूलर्स. सो मैकियावेली पिक्स अप द फिगर ऑफ सेजार बोर्जिया and for Kautilya that happens to be Chandragupta. And using these figures they actually go ahead and tell them कि आपने किस तरह से अपनी पोजीशन को भी सिक्योर करना है, किस तरह से अपने एम्पायर को बढ़ाना है, उसके नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना है एंड लोगों को भी एट द सेम टाइम खुश रखना है. Henry Kissinger, in fact, was one of the few people who ended up analyzing the Arthashastra in depth. And Kissinger ने एक बहुत ही important statement दी. He says Machiavelli की जगह, Machiavelli long before this realist analysis of statecraft and politics was presented in The Prince, much before him, the Arthashastra and Kautilya represent a combination of Machiavelli and Clausewitz, right? So he says not just statecraft, politics, rule कैसे करना है, but उनकी मंडल theory and various tactics जो है also teach you how to go about war, how to strategize, right? How to ensure victory in a conflict. तो एक तरह से he becomes this great package जो कि आपको status quoist as well as expansionist
दोनों के रास्ते जो है दिखा रहा है। तो किस तरह से आपने जो अभी प्रेजेंट डे एम्पायर बनाया है उसको कैसे मेंटेन करके रखें, उसको कैसे वेल गवर्न करें, एंड एट द सेम टाइम अपनी टेरिटरी को किस तरह से बढ़ाते रहे बाय गुड स्ट्रैटेजाइजिंग एंड गुड वॉर प्लान्स। ठीक है, दोनों ही मैकियावेली एंड कौटिल्य का एक और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो कि हो सकता है इज इन टर्म्स ऑफ देयर मेथोडोलॉजीज एज वेल एज द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव सॉट टू पॉइंट आउट। दोनों ही थिंकर्स जो हैं उन्होंने एक हिस्टोरिकल मेथड पे रिलाई किया है, ठीक है, जहां पे दे टॉक अबाउट प्रीवियस इंसिडेंट्स, जहां पे दे गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस रूलर्स, प्रीवियस इंडिविजुअल्स एंड प्रीवियस इवेंट्स एंड से देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, राइट। तो इसी दोनों ही मैकियावेली ने, जब वो पूरी फ्लोरेंस की हिस्ट्री देखते हैं, किस तरह से लोगों के अंदर चेंजेस आए हैं, किस तरह से मेडिसीज की बात करते हैं, वो सावोनारोला का एग्जाम्पल देते हैं, वो सिजार बोर्जिया का एग्जाम्पल देते हैं, वहीं कौटिल्य भी जो है एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बताते हैं हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट एंड अप रिपीटिंग देम अगेन, राइट। साथ ही में इनके जो ऑब्जेक्ट थे दे वर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस करते हैं, राइट। सो दे weren't talking about metaphysical issues और existential crisis और pursuit of truth और knowledge जैसे कि प्लेटो करते हैं, और द आइडिया ऑफ रीचिंग अ गोल्डन मीन जैसे कि एरिस्टोटल करने की कोशिश करते नहीं। दे लुक्ड एट स्टेट क्राफ्ट एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। किंग को किस तरह से रूल करना है ताकि वेलफेयर ऑफ पीपल इंश्योर हो, करप्शन को किस तरह से कर्ब करना है, लोगों को किस तरह से हम लॉयल रखें, राइट। ये सारी जो उनकी चीजें थी जो कि डे टू डे, जिनको हम ऑफन मंडेन स्टेट प्रॉब्लम्स मानते हैं, उनके रादर रियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं दोनों कौटिल्य एंड मैकियावेली देते हैं। तो ये आइडियलिज्म में इंडल्ज नहीं करते हैं, ये स्पेक्यूलेशन आर्मचेयर फिलॉसफी में इंडल्ज नहीं करते हैं, ये एक्सट्रीमली ग्राउंडेड एंड रियलिस्ट थिंकर्स है दोनों के दोनों, राइट। साथ ही में while looking at how to maintain the power of the king, Machiavelli and Kautilya दोनों ने ही लिस्ट आउट की हैं कि किस तरह की क्वालिटीज, टैलेंट्स एंड स्किल्स रूलर्स ने भी इनकलकेट करनी है अपने अंदर सो एज टू इंश्योर कि उनको पॉलिटिकल सक्सेस मिले। तो मैकियावेली में हमने बात की है लायंस एंड फॉक्सेस की, राइट, एंड हमने कौटिल्य में बात की है वेरियस चीजों की, राइट, द वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशंस, ऑल्सो द वेरियस काइंड्स ऑफ उत्साह जो वो बोलते हैं, राइट, द वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स जो कि एक किंग के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आपको कौटिल्य ने भी इन डिटेल बताई हैं, राइट, कि कितने घंटे उन्होंने सोना है, क्या क्या उन्होंने पढ़ना है, राइट, वेद पढ़ने हैं, बाकी कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या उनके ड्यूटीज होने चाहिए, किस तरह से उन्होंने लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको कौटिल्य ने भी इन ग्रेट डिटेल लिस्ट आउट करके बताई हैं, राइट। नाउ अनदर थिंग दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज दैट द सेपरेशन ऑफ एथिक्स विद दैट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, दोनों ही बहुत श्रूड है, दोनों ही बहुत रियलिस्ट है, एंड दोनों नो हाउ टू ट्विस्ट टर्न थिंग्स सो एज टू बेनिफिट द प्रिंस द रूलर द मोस्ट, राइट। इनफैक्ट दोनों ही काफी ज्यादा प्रो हैं कि देखिए लोग तो फिकल माइंडेड है, लोग बेवकूफ भी हैं, सो द रूलर नीड्स टू नो हाउ टू टेक बेस्ट एडवांटेज एंड प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ द मासेस सो दैट पीपल फॉल इन लव विद देयर किंग्स। तो मैकियावेली बोलता है ना, वो बोलता है किंग को कि आप जाइए रिलीजियस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कीजिए, राइट, लोगों को इंकरेज कीजिए टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दिस। ही सेज खुद नहीं आपने बिलीव करना है ऐसे एथिक्स में, बट लोगों को दिखाना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज पीपल गेट अटैच्ड टू सच थिंग्स। सिमिलरली कौटिल्य भी ऐसी चीजें बोलता है, बोलता है लोगों के सामने आइए, ठीक है, ये जो डिवाइन मिरेकल्स है ना, ये सेज किंग को बोलता है अरे अगर डिवाइन मिरेकल्स होते नहीं है ना, यू मेक फेक वंस। व्हाई? फेक वंस है जरूरी, लोगों की एक जो एक फीलिंग होती है, एक उनकी सेंस ऑफ बिलीफ जो होती है इन द लार्जर गुड इन गॉड, वो मेंटेन होके रखती है। तो पीपल जो है उनको जो आप बोलते हैं कि देखिए भगवान ने बोला है अपने कर्म करते रहिए, कभी भी ज्यादा क्वेश्चन ना करें, वो ये सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे। एंड सेकंड वेरी प्रैक्टिकल यूज दैट मैकियावेली पॉइंट्स आउट कि जितनी ज्यादा भगवान में बिलीफ बढ़ेगी उतनी ज्यादा लोग जो है पिलग्रिमेजेस पे जाएंगे, और पिलग्रिमेजेस के थ्रू क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, तो हमारी ट्रेजरी में पैसा आएगा, राइट। तो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑन हाउ टू प्ले विद मासेस टू बेनिफिट द स्टेट एट लार्ज, राइट। सिमिलरली दोनों ही अर्थशास्त्र एंड
the prince are rooted, are grounded in what is known as real politics. The basis is that in foreign policy, in diplomacy, the state's interests are to be catered to. Security is paramount, it is the cardinal virtue. Security से over and above कुछ नहीं आता है. तो वहां पे फ्लोरेंस को यूनाइट करने की कोशिश, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की कोशिश, मर्सनरीज को हटा के आर्मीज को अडेप्ट लाने की कोशिश, एक चर्च एंड बाकी किंग्स को काउंटर करने की कोशिश हमें मैकियावेली में दिखती है. एंड वही चीज जो है हमें यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य में दिखती है. तो आफ्टर यू डू द सिमिलैरिटीज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि there might be certain points of differences too, and that is obvious. They come from two extremely different places, two एब्सोल्युटली डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, तो उनके सर्कमस्टांसेस अलग है, उनके प्लेसेस अलग है, तो देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन देम एज वेल. अब मैकियावेली की जो सेपरेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है वो बहुत ही क्लियर कट है. Right, he says there needs to be a separate school of ethics, a separate set of ethics which will apply to the prince, right? और उन्होंने उसी पे abide करना है. जो normal set of ethics है which are applicable to the people at large, they aren't applicable to the prince or the ruler, right? However, in case of Kautilya, this isn't the case. Even though Arthashastra might be regarded as a secular text, dharma is still extremely crucial and important to Kautilya. In fact, dharma is something that even the king is bound to. So the king isn't over and above dharma, as was the case with Machiavelli, wherein he says the ruler can play about ethics as long as it's catering to the interests of the state. No, for Kautilya, the restraining bit, the restraining power on the king is that of dharma. In fact, ये कहा जा सकता है that Kautilya के अंदर एक बहुत अच्छा synthesis मिलता है हमको altruism का, जहाँ पे the king is catering to the welfare of the masses, rationalism का, wherein he understands that I have to keep away from excessive religion, from any kind of religious overtone entering how I do my politics or conduct statecraft, as well as moral principles, जहाँ पे धर्म का आइडिया जो है, राज धर्म का आइडिया जो है, आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहता है दैट एज अ किंग आपकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा अनलाइक इटली जिसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट सही नहीं बैठता था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्पेशली ड्यूरिंग अर्थशास्त्र वाज ऑफ अ socially divided caste society. And यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म actually became a huge duty कि वर्णाश्रम धर्म को uphold करने की ड्यूटी किसको सौंपी गई, किंग को सौंपी गई. And Kautilya says that this is something that you have to abide by and you have to do this, otherwise people are going to have grievances against you because people believe in this, right? तो जहां पे एक और डिफरेंस आता है, इस मैकियावेली की जो थ्योरी जो है ज्यादा जेनेरिक मानी जाती है, वहीं जो कौटिल्य की थ्योरी है उसके अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिस्ट आउट किया है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स होते थे, किस तरह के जो है डिपार्टमेंट्स होते थे, उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स क्या क्या होते थे. करप्शन में ही हमने देखा करप्शन में कितना डिटेल एनालिसिस है, तो हमको एक इंसाइट मिल जाती है ऑफ एक्चुअल वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन हिज टाइम एंड एज. ठीक है, साथ ही में मैकियावेली ने बिल्कुल भी लार्जर ब्रॉडर इश्यूज के साथ डील नहीं किया है. ही हैज स्टक टू पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिकल स्टेटक्राफ्ट. On the other hand, you can see an exploration of larger issues such as न्याय, नीति, justice, dharma as far as Kautilya is concerned. Very importantly, the main difference comes in the form of government that they both aspired for. So even though the prince के अंदर हम कहते हैं Machiavelli is trying to support the ruler, is trying to support the monarch, a lot of people have very correctly pointed out that it might be a satirical piece, right? Because it was written in the background of Machiavelli being ill-treated, being put behind bars by the Medicis. Now he didn't want to provoke them again, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक मोनार्क को सपोर्टिंग जो है किताब लिखी, जहां पे वो लोगों को बताते कि मोनार्क्स किंग्स आखिर करते क्या हैं. इनफैक्ट वहीं पे उन्होंने एक और बात कर दी थी दैट मोनार्की एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज समथिंग विच इज सूटेबल टू अ करप्ट सोसाइटी वेयर पीपल डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू बी अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाउएवर as soon as लोगों के अंदर वो स्किल आ जाती है, लोगों के अंदर वो जो है एक inculcate हो जाती है फीलिंग ऑफ हाउ टू होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली सो दैट योर कंट्री, सो दैट योर स्टेट फंक्शंस वेल,
तब उस सोसाइटी को मोनार्की नहीं सूट करती, बल्कि हिज आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि उनके दूसरे काम में डिस्कोर्सेस ऑन लेवी के अंदर देखने को मिलती है. ऑन द अदर हैंड, अनलाइक मैकियावेली, कौटिल्य के लिए द his favorite form of government, the ideal form of governance, is seen as the monarchical form, right? He is a huge votary of king, he is a huge votary of monarchy, and he says this is something that we should stick to, right? Last, अब हम करेंगे कौटिल्य को अप्लाई करना टू इंडियंस फॉरेन पॉलिसी. नाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम इन डेप्थ जो है ऑब्वियसली व्हेन वी रीच पेपर 2 का सेकेंड पार्ट हम वहां पे करेंगे. बट कौटिल्य किस तरह से, कौटिल्य के जो प्रिंसिपल्स है राजमंडला, उनकी फॉरेन पॉलिसी के, डिप्लोमेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो षड्गुण शास्त्र हो, ठीक है, इनको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गिव यू ब्रॉड गाइडलाइंस इन योर एंड द नेसेसरी डिटेल्स व्हिच वी विल डील विद. आपको ऑब्वियसली जब इन डेप्थ पूरा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पढ़ाया जाएगा तब आप खुद और एग्जाम्पल्स जो है ऐड कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी एप्टली कौटिल्य को इन टुडेज डे एंड एज अप्लाई किया जा सकता है एज फार एज द कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न. अब कौटिल्य को ही इज ऑफन कंपेयर्ड टू चाइना के जो बहुत ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, sun Tzu. ठीक है, क्योंकि अगेन हार्ड रियलिस्ट, ठीक है, डिप्लोमेसी के ऊपर उन्होंने इन डेप्थ बात की है, एक जियोपॉलिटिकली रूटेड फॉरेन पॉलिसी की थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ राजमंडला जो है उन्होंने आगे रखी है, राइट. इनफैक्ट क्लाउज़विट्ज़ जो हैं उन्होंने कौटिल्य को देखा और उन्होंने कहा कि वॉर जो है, राइट, वॉर अकॉर्डिंग टू क्लाउज़विट्ज़ was an extension of diplomacy, right? However, according to Kautilya, he said war is not an extension of diplomacy, right? War in fact आपकी जो है it marks an end to diplomacy. In fact, diplomacy itself is subtle war. Why? Because you're always trying to fulfill your interest. अब ऐसा तो हो नहीं रहा ना डिप्लोमेसी में कि आप दूसरों के इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, नहीं. हर स्टेट जो है wants to look after its own national interest. So diplomacy might not be out and out hard war and open war and use of weapons, but diplomacy in itself is also subtle war, जहाँ पे धीरे धीरे से by using your influence, by using your soft power, by using other methods of making alliances, of प्रेशराइजिंग योर एनिमीज, आप ट्राई कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि कौटिल्य ने ये पॉइंट आउट किया था. नाउ डिप्लोमेसी, कौटिल्य सेज, डज नॉट मीन कि हम वॉर में इंगेज ही नहीं करना चाहते, राइट. ही सेज यू हैव टू लुक एट दिस इन अ ब्रॉडर सेटअप. Right, for example, he says sometimes war can be beneficial. Now, if you have a weaker state, right, a हीन राज्य जिसको बोलते हैं, याद है ना, हीन राज्य, which is a weaker state. Now, if you have a weaker state और आप उस weaker state को जो है इतने सारे मतलब benefits दे दो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे दो, किसी ना किसी तरह से उनको प्लीज करने की कोशिश करो, what is the point when you can easily just, you know, डिफीट देम इन अ वॉर, एंड फिर आपको कोई और अग्रीमेंट, ट्रीटी या किसी भी और तरह के उनको बेनिफिट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट. सो कौटिल्य का मेन मोटिव क्या है, विक्ट्री इंश्योर करना. वो कहता है अगर विक्ट्री कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन से आती है तो आप वो कीजिए, अगर विक्ट्री लड़के आती है तो आप वो कीजिए. पॉइंट क्या है, आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है फुलफिल करना है, आपने अपनी विक्ट्री जो है इंश्योर करनी है. तो इनफैक्ट कौटिल्य ने यही कहा था कि इवन ड्यूरिंग पीस टाइम ये नहीं है कि स्टेट्स आर रिलैक्स्ड, किंग्स आर रिलैक्स्ड, कुछ नहीं कर रहे, वो बस बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, नहीं. तभी भी नेशंस आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट ही सेज हिडन वॉर. और यहाँ पे वो उपाय आते हैं, याद है ना, हमने किया था उपाय का नाम हमने किया था पीस पॉलिटिक्स. पीस पॉलिटिक्स क्या मतलब है कि इवन जब लड़ाई चल नहीं रही है, जब पीस टाइम चल रहा है, तब भी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में तो मेडलिंग ही हो रही है ना. तो इस हिडन वॉर के टाइम पे उन्होंने उपाय जो है बोला था, इनके थ्रू जो है आप अपने इंटरेस्ट को आगे रखिए, राइट. सो उन्होंने जो साम दाम दंड भेद के उपाय दिए थे कि किसी भी तरह से इवन ड्यूरिंग पीस टाइम यू ट्राई शोइंग डिसेंशन इन योर एनिमीज, यू ट्राई
you know, if you feel that the other country is extremely strong, you try entering an alliance with them, राइट या फिर यू ट्राई ब्राइबिंग ऑफिशियल्स. तो ये कुछ ना कुछ तो चलता रहता है. इनफैक्ट मैक्स वेबर तभी बोलते हैं, कहते हैं कि फॉर कौटिल्या एवरी टाइम एवरी मोमेंट is just all about statecraft, that even during peace times politics doesn't end, hidden war doesn't end, subtle form of trying to overrule your enemies does not end. And that is why he says, compared to the Arthashastra, Machiavelli's prince is harmless, right? He is not this shrewd, he is not this enterprising, he is not this ambitious, right? अब जो इम्पैक्ट है कौटिल्या का ऑन फॉरेन पॉलिसी वेरिंगली देखा जा सकता है. हम कह सकते हैं नेहरूवियन एरा जो है, स्पेशली जब हम नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट से कंप्लीटली लेडन थे, राइट, वो उतना रियलिस्ट नहीं था जितना कौटिल्या को हम मानते हैं. बट हम कहते हैं दैट वेरियस पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो कि कौटिल्या के फॉरेन पॉलिसी में देखे गए हैं वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौटिल्या का एक बहुत ही ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल फॉरेन पॉलिसी थी. हमने किया ना मंडल थ्योरी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो क्या थे? ऑब्वियसली दे वर बेस्ड ऑन योर ज्योग्राफी, कि जो विजिक्षु है, जो मेन एस्पिरेशनल किंगडम है, उसका जो नेबर है, इमीडिएट नेबर मतलब टेरिटोरियल नेबर जो है आपका, उसकी उससे कभी नहीं बनेगी, राइट? उसके आगे जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उससे आपकी बनेगी. नाउ दिस वाज समथिंग दैट इवन नेहरू अंडरस्टूड. ठीक है, ये चीज जो है, इवन दो नेहरू वाज एन आइडियलिस्ट, बट द काइंड ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी का टिल्ट एंड फोकस ऑन नेबरहुड एंड देन एक्सटेंडेड नेबरहुड, कि इनसे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है हमारा नेशनल इंटरेस्ट एंड हम कितने सेफ है, हम कितने सिक्योर हैं, ये जो है कौटिल्या की जियोपॉलिटिकल अप्रोच की ही एक रिफ्लेक्शन है. अपर्णा पांडे, जिनका एक काम ही आया ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वेरन शी टॉक्स from India's foreign policy from Chanakya till today, right? She says कि ये जो नेहरूवियन टाइम पे एक messianic idealism था, wherein we thought the world was good and we tried to, you know, formulate an alternative coalition in the form of non-aligned movement and state, कि हम तो कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इनफैक्ट डीकोलोनाइजेशन, रेसिज्म, न्यो कलोनियलिज्म के अगेंस्ट एक पावर की तरह बढ़ के आएंगे. एंड दिस वाज समथिंग जो कि हमें नेशनल मूवमेंट के टाइम से मिला था, राइट? सिंस नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम से, नेशनल स्ट्रगल के टाइम से, दिस इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी वाज समथिंग दैट वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन. इनफैक्ट हमारे डीपीएसपीज में भी अगर हम आर्टिकल 51 देखते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड ऑफ, राइट? नाउ अपर्णा पांडे सेज दैट ओवर टाइम हम देख सकते हैं डिफरेंट फेजेस में किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस आइडियलिज्म से अब रियलिज्म की तरफ जो है बढ़ती जा रही है. And Aparna Pandey says that it is very important that you maintain a balance between the two. अगर आपने सबसे adequately अपने interests को capture करना है and fulfill करना है. वेरी इंपॉर्टेंटली कौटिल्या जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं. नाउ कौटिल्या टॉक्स अबाउट कि ठीक है, आप एक एक्सपेंशन स्टेट हैं, आप अपनी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को असर्ट कीजिए, अपनी टेरिटरी को और बढ़ाइए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कीजिए, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एट द हार्ट ऑफ दिस लाइज द वेलफेयर ऑफ योर पीपल. एंड अपने वेलफेयर, अपने लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए बाकी एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं आपने उनको भी कॉम्बैट करना है. एंड आज का वर्ल्ड तो जो है कितने ऐसे एक्सटर्नल थ्रेट्स को कॉम्बैट करता है, राइट? यू हैव राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द फॉर्म ऑफ आइसिस, यू हैव थ्रेट्स ऑफ सिविल वॉर, जैसे कि सीरिया में ब्रेकआउट हो गई है, यमन में ब्रेकआउट हो गई है. ठीक है, तो जहां जहां ब्रेकआउट होती है, यू हैव रिफ्यूजीज पोरिंग इन, यू हैव इश्यूज के कहीं इसके कारण नेबरिंग स्टेट्स भी डिस्टेबलाइज ना हो जाए. देन यू ऑब्वियसली हैव वेरियस न्यूक्लियर थ्रेट्स ऑल्सो, राइट? न्यूक्लियर आर्सेनल जो है कंट्रीज के पास पहुंच गया है, देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर. तो ये सारे थ्रेट्स जो हैं, इनसे अपने लोगों को बचा के रखना इज अगेन समथिंग विच शुड बी अ कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, एंड दैट इज समथिंग दैट इवन कौटिल्या सपोर्टेड. साथ ही में हम देख रहे हैं दैट वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली चेंजिंग वर्ल्ड. वी नो द वर्ल्ड हैज मूव फ्रॉम बाइपोलर, राइट? जब आपकी कोल्ड वॉर चल रही थी, इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड. यू हैड योर टू सुपर पावर्स इन द फॉर्म ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, जिनके काउंटरिंग दो जो है स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस थे. देन विद द लॉस ऑफ यूएसएसआर वी मूव टुवर्ड्स व्हाट वाज नोन एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, वेयरइन इट वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय एक हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई थी ऑफ यूएसए. फ्रॉम दैट यूनिपोलर वर्ल्ड we now say that we are moving towards a more multipolar world. तो वर्ल्ड जो है ये चेंज हो रहा है,
एंड इस चेंजिंग वर्ल्ड में, इन चेंजिंग सिनेरियोज, इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पे न्यूअर एंड न्यूअर पावर्स आर इमर्जिंग, ज़रूरत है कि इंडिया भी जो है इंटरनेशनल सीन पे एक ज़्यादा असर्टिव पावर बन के आए, wherein we are ready to talk about our interests, wherein we are ready to push forward our interests instead of compromising or instead of just being a soft state जिस तरह से हमें देखा जाता है. And this was a view which was put forward by फॉर्मर NSA शिव शंकर मेनन, जिन्होंने कहा इन मेनी वर्ल्ड्स द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर फेसिंग टुडे, राइट, जहाँ पे वी हैव दिस एग्जिस्टेंशियल एक्सटर्नल थ्रेट्स, जहाँ पे द वर्ल्ड स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, जहाँ पे द पावर डायनामिक्स आर चेंजिंग, जहाँ पे यू हैव अ राइजिंग चाइना, यू हैव USA विच इज थ्रेटेंड बाय द आउटब्रेक ऑफ ए पैंडमिक, जहाँ पे यू हैव ट्रेड वॉर्स ब्रेकिंग आउट, राइट, इन सच अ वर्ल्ड, राइट, इसी तरह का वर्ल्ड जो है कौटिल्य भी ऑपरेट कर रहा था उसमें, जहाँ पे देयर वर कांस्टेंट चेंजेस, देयर वाज अ कांस्टेंट फ्लक्स, एंड इस फ्लक्स के बीच में किस तरह से अपने स्टेट की इंटरेस्ट इंश्योर करें ताकि व्हेन द वर्ल्ड स्टेबलाइजेस अगेन वी इमर्ज एज अ पावरफुल स्टेट. उस तरह की एक सिचुएशन जो है आज इंडिया कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में जो है उसको फेस कर रहा है. राजीव भाटी ने फिर से जो है बात की है, वो कहते हैं नेहरू और द 1962 का जो हम डेबाकल देखे चाइना का, ही सेज दैट वाज नेहरूज अनडूइंग, राइट, ही मिस्ड आउट ऑन द रियल पॉलिटिक्स, जो कि कौटिल्य ने पॉइंट आउट की थी, राइट, कि अगर हम पूरे उनके राजमंडलों को देखें तो बेसिकली अगर इंडिया विजिक्षु है, उनके जो नेबर हैं वो अरी हैं इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान, राइट, योर मित्र हैज कम इन द फॉर्म ऑफ अफगानिस्तान, राइट, साथ ही में योर नेबर इज ऑल्सो चाइना, हु इज योर अरी, हु इज योर एनिमी. एंड नेहरू ने क्या बिलीव किया था, दैट चाइना एंड इंडिया कैन गो हैंड इन हैंड एंड कैन बी डेवलपिंग पावर्स एंड कैन बी स्ट्रॉन्ग पावर्स एंड कैन को एग्जिस्ट पीसफुली एंड हार्मोनियसली टुगेदर, राइट. राजीव भाटी सेज दैट दिस वाज जस्ट इग्नोरिंग ऑफ द काइंड ऑफ रियल पॉलिटिक्स दैट कौटिल्य वाज ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ. आप ये भूल गए. He says, in contrast to Nehru's idealism, Indira Gandhi emerged as a leader of geopolitics, as someone who understood realism in its depth. And जब बांग्लादेश की बात उठी, जब the kind of refugee crisis that India was facing because of the kind of dissension in East Pakistan, Indira Gandhi and 1971 की war of India and Pakistan is seen as a strategic masterstroke जो एक तरह से fulfill करती है कौटिल्य की जो war tactics उन्होंने सजेस्ट किए थे, राइट, दैट इंस्टेड ऑफ नैम वी रियलाइज कि देखिए अगर हमने कॉम्बैट करना है पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान वाज क्लोजली अलाइंड टू USA एंड वी डोंट वांट USA कमिंग एंड अपटर्निंग थिंग्स फॉर अस, हमें USSR जो तब होता था, we will have to enter into a treaty with it so as to secure our interests in the region. So India and Russia की जो treaty थी was actually an awareness of this real politic and can be seen as a sandhi, as an alliance to counter enemies in their own backyard. ठीक है. सिमिलरली मनमोहन सिंह जो है हम देखते हैं किस तरह से धीरे धीरे करके ही मूव्स बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट एंड ट्राइज टू नाउ realign, considering USSR has now come to an end, right? We already saw during Atal Bihari Vajpayee the rise of nuclear India, जहाँ पे again security जो है became a primary interest. So instead of an ideal, talking of ideal issues like कि न्यूक्लियर आर्म्स को जो है हम लिमिट करेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे पूरे वर्ल्ड से, दैट नेहरू वाज रियली इंटरेस्टेड इन. सडनली वाजपेयी नाउ सेज दैट फाइन, but we have to secure our interests. We have China who's already waged a war against us, right, who's a nuclear power, and we have to secure our interests. So we need to develop our nuclear capability as well. So already a streak of realism had come across in Vajpayee when we become nuclear capable. Now Manmohan Singh tries to realign his relations, tries to better relations with the existing power that was USA, and instead of
a developing country led, instead of being pro now Russia, we move towards pluri alignments कि हर स्टेट के साथ हम उनके बेसिस पे अलग डील करेंगे, उनके साथ अग्रीमेंट बनाएंगे, उनके साथ जो है ट्रीटीज करेंगे. वी विल डी लिंक issues, right? We will disengage issues. So for example, we can have a comfortable relation with West Asian countries, with Middle Eastern powers, and at the same time also have a good relation with Israel by delinking the issue of Palestine from all of this, right? For some time हमने ये पाकिस्तान के साथ भी परस्यू करने की कोशिश की, पर unfortunately that didn't really reap fruit, right? So अगेन वी आर सीइंग अ चेंज वेर इन पाकिस्तान की तरफ हमने बोल दिया दैट टेररिज्म का इशू एक समथिंग है जो कि हम डीलिंग नहीं कर सकते. सो वी कांट से परस्यू क्रिकेट और आर्ट और कल्चर विद यू while knowing that terrorism remains a constant threat and an issue in our country. Now PM मोदी के अंदर भी हम देख रहे हैं continuation of this realist foreign policy, जहाँ पे वो होप कर रहे हैं to create a more bolder India and a harmonious neighborhood through negotiations, through compromise, through constant talks, so that we can create a much safer world. एस जयशंकर जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड नाउ प्रेजेंटली फॉर्मर मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया और पीएम मोदी का जो फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन है, राइट, इट इज़ टू बी अ लीडिंग पावर. सो नाउ वी डोंट जस्ट वांट टू बी अ बैलेंसिंग पावर, जहाँ पे वी वर सीन एज one of the developing countries that was trying to put forward the views of the third world, but we want to be seen as an assertive leading power जिनकी opinions, जिनकी views are respected on the international platform. ठीक है, तो यहीं पे हम बात करते हैं कि कौटिल्य और उनकी टेक्निक्स जो हैं बहुत वाइडली अप्लाई की जा सकती हैं, राइट. इंडिया जब से चाइना या पाकिस्तान को कॉम्बैट करते हैं, डाइवर्स मेथड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से कौटिल्य ने सजेस्ट किया था. वन टूल इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पावर, राइट, सॉफ्ट पावर, जिसकी बात जोसेफ नाई ने भी की है कि हमेशा आप हार्ड पावर इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ वॉर्स नहीं यूज़ करते. सॉफ्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर है आपके रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी जो एक इन्फ्लुएंस है, आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. एंड ये सॉफ्ट पावर ही जो है इज समथिंग दैट इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली यूज. सो एक्सपोर्टिंग ऑफ योगा, द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, द आइडिया ऑफ इट्स टूरिज्म via Buddhism etc. is something through which it's trying to connect to its neighbors, right? तो इसको जो है बुलाया गया है संस्कृत मंडल या फिर कल्चरल स्ट्रगल. सो हम देखते हैं म्यांमार के साथ कल्चरल सर्कल, म्यांमार के साथ जब हमने बातचीत की, जब हम साउथ कोरिया के साथ जो है इंटरेक्शन की पीएम मोदी ने, राइट, व्हेन वी टॉक टू जापान, व्हेन वी टॉक टू श्रीलंका, बुद्धिज्म बिकम्स अ बाइंडिंग फैक्टर. सिमिलरली जब नेपाल की बात की जा रही थी एंड जब पीएम मोदी एंडेड अप विजिटिंग नेपाल, हिंदुइज्म बिकेम अ कॉमन फैक्टर देयरिन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट पावर यूजेज होती हैं. वहीं ऑन द अदर हैंड द होल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विच वाज द सेंटर स्टेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जब पीएम मोदी अपने फर्स्ट टर्म में पहली बार आए थे, एंड द इम्पोर्टेंस दैट ही गेव टू सार्क, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ कौटिल्यन पॉलिसी एज वेल. आप वहाँ पे भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट. वहीं पाकिस्तान के साथ डील करने में वेरियस टैक्टिक्स जो कि अपनाए गए हैं, उसका भी कौटिल्यन एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से करतारपुर कॉरिडोर जो है एक एग्जाम्पल ऑफ साम, राइट, वेर इन यू ट्राई टू मेंटेन पीस, वेर इन यू ट्राई टू put forward talks, wherein you try to encourage more familial and human relations with people. वहीं on the other hand surgical strikes, बालाकोट strikes जो हैं विग्रह है, right? So एक carrot and stick policy जो कि कौटिल्य encourage करते थे can be seen in action here with India's foreign policy. Even with regard to China, हम कहते हैं that there is this growing realist take that the Indian state is already taking. Now we realize that there's a complex interdependence between the two. It's not possible to wage a war between the two countries. Both of them are nuclear powers. It will lead to crazy amount of destructions. Both of them have a huge trade relation between them, right? दोनों के ही इंटरेस्ट जो है डीपली इनग्रेन्ड है इन हैविंग अ स्टेबल एंड पीसफुल एंड डेवलप्ड एशिया. तो वॉर जो है एक बहुत ही ज़्यादा सीमिंगली इम्प्रॉबेबल ऑप्शन है. हाउएवर इसका ये मतलब नहीं कि ओपन वॉर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट. व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन इज अ फॉर्म ऑफ साइलेंट वॉर. हमने किया था ना, वी सीन द 3 kinds ऑफ वॉर्स दैट कौटिल्य हैज टॉक्ड ऑफ,
राइट. इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड सेड दैट सिर्फ एक टाइप ऑफ वॉर नहीं होती. कौटिल्य इन फैक्ट पॉइंटेड आउट कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वॉर. So he says for example that you can have an open war. ठीक है, open war in the form of कि जिस तरह से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं and पूरा war हो रही है and there is usage of weapons. On the other hand there can also be a silent war जिसको उन्होंने सुनीमा बोला था, right, कि जहाँ पे क्या होता है तुष्णीम युद्ध उन्होंने बोला था उसको, तुष्णीम, if you remember, राइट, जहाँ पे चुपचाप आप एक दूसरे के अगेंस्ट जो है चीजें लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो बैन है ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ चाइनीज एप्स, राइट, ऑन दिस गैमट ऑफ चाइनीज एप्स कैन बी सीन एज सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट दे आर ट्राइंग टू लेवल ऑन चाइना एंड ट्राइंग टू शो इट कि अगर हमें जो है लॉसेस होते हैं तो तुम्हें भी होंगे, राइट. सो यू कांट जस्ट गो एंड really try to make inroads into our territory without repercussions of any kind, right. At the same time जो cost of war है वो भी समझते हैं और इसीलिए they are ready to go back continuously to the table for further talks, for further negotiations. So border के regarding NSAs के बीच में जो talks चलती रहती हैं, despite incidents like Doklam जो कि भूटान और सिक्किम के ट्राई जंक्शन पे हुआ था, या फिर currently जो पैंगोंगसो के अंदर जो है very recently जो इंटायर मुद्दा उठा, right. तो despite these incidents, India and China are both willing to talk, are both willing to interact with each other because they realize that can only be the way forward. ठीक है, साथ ही में we also see when we look at the Mandala theory, the Indian attempts कि हम सऊदी अरेबिया और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज को भी खुश रख सके, एट द सेम टाइम इसराइल को भी खुश रख सके. वहीं अफगानिस्तान में छाबहार पोर्ट को जो डेवलप करने की कोशिश की गई है, दैट इज अ कम्प्लीटली कौटिल्यन आइडिएज ऑफ मेरा जो मेरे नेबर का नेबर जो है इज गोइंग टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राइट. सो हाउ डू आई काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान इन द ग्वादर पोर्ट दैट दे आर डेवलपिंग बाय डेवलपिंग छाबहार पोर्ट इन अफगानिस्तान. ठीक है, सिमिलरली बाकी एरियाज में भी पैसिफिक जहाँ पे कंसर्न है, साउथ चाइना सी जहाँ पे कंसर्न है, India under Modi has tried to inculcate deep relations with, we've seen Modi who visited Japan, right, his inculcation of relations and a deep seated relations now with South Korea as well, right. Why? Because China is our neighbor, right, and China के आगे China का फ्रेंड कौन है? नॉर्थ कोरिया भी है, right. नॉर्थ कोरिया की किससे नहीं बनती? साउथ कोरिया से. साउथ कोरिया की चाइना से भी नहीं बनती, चाइना की जापान से भी नहीं बनती. तो हमारे नेचुरल अलाइज कौन हो गए? जापान हो गए, साउथ कोरिया हो गए. वहीं ऑन द अदर हैंड बाय डेवलपिंग क्वाड इन द पैसिफिक ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू काउंटर चाइनाज naval might and China's water power and trying to emerge as an alternative more balanced power. ठीक है. However at the same time कौटिल्य के भी जो कुछ important चीज़ें हमने देखी हैं, for example जब युद्ध की भी बात करते हैं, जब कॉन्क्वेस्ट की भी बात करते हैं, जब एक्सपेंशन की भी बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपके कौटिल्य है, he is focused on the types of conquests you can have, and he talks about dharma vijay. Dharma vijay is just conquest which leads to glory, and India is pursuing this dharma vijay, right. It doesn't want a greedy conquest, it doesn't want a demon like conquest, right. These are things that you can associate maybe China with, right. Asura vijay ya lobha vijay. So China intruding in South China Sea can be seen as Lobh Vijay, right? It's a greedy conquest. Wahi Asur Vijay, the kind of tactics that China is employing in Africa can be seen as a combination of Lobh Vijay and Asur Vijay. Wahi on the other hand, we can talk about India कि किस तरह से India बिल्कुल भी expansionary नहीं है. It comes across as a balanced power. It comes across as a power that lots of developing countries, including countries from Africa, including Afghanistan, including a lot of West Asian countries, want to interact with, want to have relations with. तो एक तरह से India with its emphasis on cultural relations, with its emphasis on soft power, with its emphasis on not using war, with its emphasis on no first use of nuclear weapons, is a nation which has been put as that it's pursuing dharma vijay, right, which is a just war, just conquest, rather than looking at various other kinds of issues. वहीं पे हम ये धर्म विजय को ना आगे जब हम just war की बात करेंगे, a tactics that has been used say by countries like USA etc and intruding in Iraq
Afghanistan and so on and so forth. We can also use Kautilya and draw comparison कि क्या वो actual में just war है या नहीं है, right? So this was all about Kautilya and the various aspects in which Kautilya is important.